सत्ता की शुरुआत आज लेकिन वर्कशॉप से करेंगे। सत्ता की वर्कशॉप का शटर भी उठेगा, वैचारिक मरम्मत भी होगी। सत्ता की वर्कशॉप के आज के मेहमान हैं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। आज इनकी धूर्तता की वैचारिक मरम्मत होगी। कैसे कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस नई चाल चल रहे हैं, कैसे बांग्लादेश में सेना प्रमुख के साथ इनका संघर्ष चल रहा है, कैसे ये पाकिस्तान समर्थक ऑफिसर को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस की सत्ता पूरी तरह से हिल चुकी है, इसीलिए ये खबर चल रही है कि क्या बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर होने वाला है। क्या बहुत जल्द बांग्लादेश की सत्ता में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। आज यूनुस की वैचारिक मरम्मत के साथ साथ इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो सत्ता के सभी न्यूज मित्र हमारे साथ बने रहिए। बिना वक्त गंवाए सत्ता की वर्कशॉप का ये शटर उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद यूनुस किस तरह की चाल चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस दरअसल एक ऐसे व्यक्ति को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान का समर्थक है, और इस वक्त जो सेना प्रमुख वहां मौजूद हैं उनके खिलाफ दरअसल किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है मोहम्मद यूनुस द्वारा, वो आपको बताएंगे। और इसके पीछे मंशा क्या है मोहम्मद यूनुस की, वो भी जानिएगा। तो आइए, वक्त हो गया है शुरुआत करने का हमारी वर्कशॉप का। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर अचानक कैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान वाली बीमारी हो चुकी है। सत्ता वाला जिस तरह का संघर्ष पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, बांग्लादेश भी ऐसी ही आग में क्यों जल रहा है। इसकी दो प्रमुख वजह है, और ये वजह मोहम्मद यूनुस की धूर्तता को पूरी तरह से डिकोड कर देंगी जब ये दोनों वजह आपके सामने आएंगी। पहली वजह यह है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के स्थायी हाईजैक का प्लान बन रहा है। ये प्लान खुद मोहम्मद यूनुस बना रहे हैं, खुद की सत्ता को बचाने के लिए। दूसरी वजह है यूनुस की हिंदू विरोधी नीति और नियत भी, जो हमेशा से ही रही है, आज भी है। इसके सबूत बांग्लादेश से आ रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता न सिर्फ अपने देश में अशांति के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, बल्कि उनका कट्टरपंथी चेहरा भी सामने आ रहा है। इसीलिए मरम्मत बहुत जरूरी है। सत्ता की वर्कशॉप लगी है तो हमारे पास वैचारिक मरम्मत के सभी औजार मौजूद हैं, जिससे यूनुस के कट्टर विचार की सर्विसिंग की जाएगी। यह सर्विसिंग बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से चल रही घटनाओं के आधार पर की जाएगी। हथौड़े से यूनुस के कुर्सी नहीं छोड़ेंगे वाले विचार पर हम प्रहार करेंगे। जब से यूनुस ने सत्ता संभाली है तब से उनका एकमात्र मकसद यही रहा है कि किसी भी तरह वो कुर्सी पर बैठे रहें। इसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यूनुस बांग्लादेश में आर्मी चीफ बदलकर सत्ता में बने रहने वाली तैयारी कर रहे हैं। आज इस नीति को पेचकस से लाइन पर लाएंगे और बताएंगे कैसे इस नीति को लागू करने के लिए उनका पाकिस्तान प्रेम फिर जग जाहिर हो गया है। पाना मार्च फॉर यूनुस वाले प्लान को कसेंगे। यूनुस अपने समर्थकों को सड़क पर उतार रहे हैं, अपने समर्थन में रैली करवा रहे हैं। जहां बात उनके इस्तीफे देने की हो रही है, इस बीच वो ढाका के मशहूर शाहबाग चौराहे पर रैली करा रहे हैं। पिलास से यूनुस की पाकिस्तान परस्त नई चाल को टाइट भी करेंगे। बांग्लादेश में सत्ता वाले संघर्ष को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहां लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सीक्रेट मीटिंग चल रही है, सीक्रेट प्लान बन रहे हैं। यूनुस को यह लग रहा है कि किसी भी वक्त उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। कुल मिलाकर कहें तो बांग्लादेश में इस वक्त यूनुस की जमाती सत्ता का शक्तिशाली कोडवर्ड है अंतरिम। यूनुस बांग्लादेश में 9 महीने से अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, इसलिए अंतरिम कोडवर्ड की तरह ट्रेंड कर रहा है। सेना प्रमुख के अल्टीमेटम के बाद तो और भी ज्यादा चर्चा होने लगी है। सवाल है कि आखिर यूनुस इस कोड वर्ड से क्यों घबरा रहे हैं, उन्हें कौन सा डर सता रहा है, उनकी चाहत क्या है। मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे सदा के लिए, वो अंतरिम सरकार चलाते रहें सदा के लिए, बांग्लादेश में वो लोकतंत्र लॉक रहे सदा के लिए, सेना दबी रहे वो भी सदा के लिए। लेकिन उनकी इस चाहत पर कई ग्रहण लगे हुए हैं। इसी के बचने के लिए वो धूर्त नीति अपना रहे हैं, और इसीलिए उनकी मरम्मत बहुत जरूरी है। बिना कोई चुनाव जीते बांग्लादेश की सत्ता संभालते हुए मोहम्मद यूनुस को 9 महीने का वक्त हो चुका है। यूनुस चाहते हैं कि यह सत्ता उन्हें बिना किसी चुनाव के सदा के लिए मिली रहे, लेकिन बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि अब यूनुस का परमानेंट सत्ता वाला प्लान नहीं चलेगा। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा है कि बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता चाहिए, इसके लिए जल्दी से जल्दी चुनाव करना होना चाहिए, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार ही देश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है।
सीधा यूनुस को टारगेट करते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि बिना चुना हुआ शख्स देश नहीं चला सकता। आर्मी देश की रक्षा के लिए, उसकी नीतियां बनाने के लिए नहीं है। इसीलिए जल्दी से जल्दी चुनाव हो और सेना अपने काम पर वापस जाए। आर्मी चीफ वकार उज जमा के इन तेवरों के बाद मोहम्मद यूनुस बुरी तरह फंस गए हैं। बांग्लादेश में हर तरफ यही चर्चा है कि वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। बांग्लादेश के मीडिया में चल रही चर्चाओं से ये आप समझ सकते हैं कि कैसे मोहम्मद यूनुस सत्ता वाले भंवर में फंस चुके हैं, जहां से कुर्सी को बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको ये बताते हैं कि कैसे यूनुस पर आर्मी चीफ वैचारिक हथौड़ा चला रहे हैं और कुर्सी दिलाने वाले जमाती यूनुस की नीति को लाइन पर ला रहे हैं। बांग्लादेश के वर्तमान आर्मी चीफ वकार उज जमा ने ये अल्टीमेटम दिया था कि दिसंबर तक चुनाव होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूनुस को कुर्सी दिलाने वाले छात्र चुनाव का विरोध कर रहे हैं। सेना प्रमुख जल्दी से जल्दी लोकतांत्रिक सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी के छात्रों का कहना है कि पहले शेख हसीना को सजा दो, उसके बाद चुनाव की बात हो। सेना प्रमुख चाहते हैं कि अंतरिम सरकार की व्यवस्था को लंबा ना खींचा जाए, जबकि छात्रों का कहना है कि 2026 के मध्य तक यही व्यवस्था जारी रहे। वैसे ये बात यूनुस के समर्थन वाली है। यही वजह है कि यूनुस सेना प्रमुख को ही बदलने की नीति बना रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा बीएनपी जैसी पार्टियां भी जल्दी चुनाव चाहती हैं, जबकि यूनुस छात्रों की बनाई एनसीपी पार्टी का फायदा चाहते हैं, जिसमें यूनुस का भी फायदा है। सत्ता के मुंह में मोहम्मद यूनुस ने अपनी आंखों पर जमात प्रेम की पट्टी तो बहुत पहले से बांध रखी है, लेकिन धूर्तता की हद यह है कि सत्ता बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस अब अपनी ही सेना में बगावत कराना चाहते हैं। आर्मी चीफ के अल्टीमेटम के बाद अब यूनुस उन्हें हटाना चाहते हैं। वो वकार उज जमा की जगह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। यानी यूनुस का प्लान यही है कि वो किसी तरह आर्मी चीफ को कुर्सी से हटाकर अपनी कुर्सी बचा लें। मोहम्मद फैजुर रहमान को यूनुस क्यों आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल फैजुर रहमान जमात की राजनीति के समर्थक माने जाते हैं। उनकी बांग्लादेश की आर्मी में भी अच्छी पकड़ है। इसीलिए यूनुस को यह लगता है कि उन्हें आर्मी चीफ बनाने का सेना में कोई विरोध नहीं होगा। फैजुर रहमान और शेख हसीना में भी दूरियां रही हैं। वो वर्तमान आर्मी चीफ वकार उज जमा के भी विरोधी माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान के करीबी माने जाते हैं। ये इस बात का एक और सबूत है कि कैसे यूनुस बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह के आसार बनते लग रहे हैं। उसमें कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कि अप्रासंगिक हैं और बांग्लादेश के अपने हित में नहीं। 3 अलग अलग धड़ों में जो विवाद है उसको मोहम्मद यूनुस साहब के कुछ निर्णयों ने भड़काने का या आग पे हवा देने का काम किया है। तो परिस्थिति थोड़ी सी असमंजस की है। मोहम्मद यूनुस को भारत से काफ़ी विरोध रहा है। काफ़ी सारी वजह रही हैं, जो भी वजह रही हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस भारत को पसंद नहीं करते। तो अगर उनके बस में हुआ तो भारत की खिलाफी करते रहेंगे। वो 1971 का जो प्रकरण है वो अभी बांग्लादेश की लिविंग मेमोरी में है और जिस तरह से बांग्लादेश की डिफाइनिंग मोमेंट उस प्रकरण द्वारा निर्धारित हुए थे, उसको त्यागना इतना आसान न होगा। तो हम फिर क्यों उस रवैये के प्रति हम कंसेशन कर रहे हैं या हम बदल रहे हैं? पाकिस्तान तो नहीं बदला है। बांग्लादेश में चुनाव की मांग हो रही है। बांग्लादेश के चुनावी रोड मैप में यूनुस बैरिकेड लगाकर खड़े हो गए हैं। यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं, लेकिन अब वो लोकतंत्र को लॉक कर इसकी मांग करने वालों के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं।
इसके अलावा इसके लिए वो हिंदू विरोधी विचार को भी और कट्टर बना रहे हैं। इसीलिए आज उनकी वैचारिक मरम्मत जरूरी है। लेटेस्ट घटना आपको बताते हैं, उसके बाद इसका सबूत भी आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों ने फिर हमले किए हैं। बांग्लादेश के जेसोर जिले में हिंदुओं पर अटैक किया गया है। 13 हिंदुओं के घरों को जलाया गया है। हिंदुओं के घरों को लूटा गया है। कट्टरपंथियों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। ये तस्वीर बांग्लादेश से आई है। पिछली रात जेसोर जिले में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला किया था। हिंदुओं के घरों को जला दिया, लूटपाट की। परिणाम स्वरूप 500 लोग बेघर हो चुके हैं। यूनुस के हिंदू विरोधी विचार पर हथौड़ा प्रहार भी बहुत जरूरी है। यूनुस की सत्ता के बाद लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद 23 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। घर जलाए गए हैं। हिंदुओं को पलायन पर मजबूर किया गया है। अत्याचार किए गए हैं। 152 मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। आतंकियों को जेल से छोड़ा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कट्टरपंथियों को गुंडागर्दी का फ्री पास दिया गया हो। जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है। सत्ता की मरम्मत का मैसेज यही है कि जब आपकी सत्ता कट्टरपंथियों को अभिव्यक्ति की अनलिमिटेड आजादी देगी तो पहले देश बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर आप बर्बादी की तरफ जाएंगे। मोहम्मद यूनुस के साथ यही हो रहा है। उन्होंने कट्टरपंथियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी है। हिंदुओं पर अत्याचार किए, लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ाया। सत्ता की वर्कशॉप में मोहम्मद यूनुस की वैचारिक मरम्मत के बाद पाकिस्तानी सेना की उस मरम्मत की खबर जिसकी प्रायोजक है भारतीय सेना, और इसके लिए उसे किसी औजार की जरूरत नहीं है, उसके हथियार ही काफी हैं। खबर तब की है जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद तड़प रही पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर गोलियां चलाने की गलती की थी। लेकिन जब भारतीय सेना के गोले चले तो पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी फौज के कमांडर मस्जिद में जाकर छिप गए, और ये दावा हमने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी फौज के जवानों ने किया है। एक न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के कमांडर के बीच क्या बातचीत हुई, उस पर आप गौर करिएगा। भारतीय गोलाबारी से डरकर भागे पाकिस्तानी कमांडर से उसके जवान ने पूछा, क्या दोबारा चौकी पर पहुंचना है? तो जवाब मिला, पहले अपनी जान बचाओ, चौकियां बाद में बचा लेंगे। इसके बाद पाकिस्तानी जवान ने कमांडर से पूछा, क्या ऑपरेशन फिर से शुरू करना है? तो इंडियन आर्मी के खौफ से कांप रहे कमांडर ने कहा कि पहले जान बचाओ, बाद में देखेंगे। यानी पाकिस्तानी फौज के इस संवाद के एक एक शब्द में भारतीय सेना का खौफ है, और पाकिस्तान की सेना के जवान का ये बयान ये बताता है कि जब भारतीय सेना ने गोले दागे तो कैसे पाकिस्तान के कमांडर पोस्ट छोड़कर भागे। लेकिन ये सारी डिटेल आई कैसे, वो समझिए। पाकिस्तानी फौज के जवान के अनुसार पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ने भारत के आक्रामक हमले के दौरान पोस्ट पर ही लौटने से इनकार कर दिया, और अपनी पोस्ट छोड़कर भागने के बाद वो एक मस्जिद में जाकर छिप गया, क्योंकि उसे पता था कि भारतीय फौज मस्जिद पर हमले नहीं करेगी। ये सारी जानकारी वायरलेस पर पाकिस्तान सेना के लीक रेडियो चैट से सामने आई है। जब पाकिस्तानी फौज के जवान के साथ सेना के कमांडर की बातचीत हुई थी, और उसी दौरान ऑपरेशन शुरू करने पर पाकिस्तान के कमांडर ने अपने जवान से भागने को कहा था। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसके सबूत खुद हमारी इंडियन आर्मी ने जारी किए थे, और तब पता चला था कि कैसे भारतीय सेना ने सिर्फ 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान की 13 चौकियों को मिट्टी में मिला दिया था। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा।
हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों और उसकी टीम से खेल रही फौज की क्या हालत की, इसके सारे सबूत अगर एक बार में दिखाए जाएं तो कुछ घंटों की एक धमाकेदार फिल्म तैयार हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी फौज के इस सरेंडर ने उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की क्या हालत की है, आप वो भी देखिए। अब तक पाकिस्तान में अपनी फौज की हार का और झूठ का जश्न मना रहे शहबाज दौड़े दौड़े भागे भागे घूम रहे हैं और वो 4 मुस्लिम देशों से शरण मांगने के लिए अब वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रविवार यानी 25 मई से 4 मुस्लिम देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो अपनी हार का दर्द सुनाएंगे, भारत की शिकायत करेंगे और समर्थन की विनती करेंगे। शहबाज शरीफ का ये विनती कार्यक्रम 25 से 30 मई तक चलेगा। इस दौरान वो ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान और तुर्की जाएंगे। लेकिन वहां जाकर शहबाज शरीफ करेंगे क्या, इसका भी कैलेंडर हम अपने न्यूज़ मित्रों को दिखा ही देते हैं। शहबाज शरीफ ईरान जाएंगे तो वहां समर्थन के लिए गिड़गिड़ाएंगे, जो अब तक भारत और पाकिस्तान के तनाव में न्यूट्रल नजर आया है। शहबाज शरीफ का तुर्की जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो उसे स्तरहीन ड्रोन्स देने के बावजूद थैंक यू कहेंगे, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। शहबाज अजरबैजान में भी जाकर उसका शुक्रिया कहेंगे, जो खुलकर भारत के साथ तनाव में पाकिस्तान के साथ था। और फिर वो ताजिकिस्तान भी जाने वाले हैं। वो इस तटस्थ मुस्लिम देश से समर्थन की विनती करेंगे। तभी तो पाकिस्तान के लोग भी अब ये बताने लगे हैं कि शहबाज शरीफ को इस तरह भागने दौड़ने की जरूरत क्यों है। और सत्ता में अब राजनीतिक खबरों की कुंजी खोलते हैं, जिसमें वीकेंड होने के बाद भी काफी एक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हैं। नीति आयोग की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। देश के करीब करीब सभी राज्यों के सीएम इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ से निकली तस्वीरें काफ़ी संकेतात्मक हैं। नीति आयोग पर थोड़ी पॉलिटिक्स भी है। दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में थे। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान की गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की। वो स्कूल के बच्चों से भी मिले। वहाँ राहुल गांधी के एक शब्द पर बीजेपी लाल हो गई। ये दोनों खबर हमारे सत्ता के वीकेंड वाले पॉलिटिकल डोज का अहम हिस्सा है। इसके अलावा एक छोटी सी खबर शशि थरूर पर भी है। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के वन डे विजिट से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। उन्होंने भारत पाक तनाव के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मुलाकात की। वो स्कूली बच्चों से भी मिले, उनसे बात की और उनका मनोबल बढ़ाया। आम लोगों से मिलने के अलावा राहुल गांधी पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसे में भी गए। उन्होंने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा कि यहाँ हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, साथ दुख सहते हैं। यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है, जहाँ सौहार्द है, एकता है, देश प्रेम है। हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा एकजुट रहकर डटकर जवाब देंगे। जय हिंद। राहुल गांधी का 1 दिवसीय पुंछ दौरा कैसा रहा, इस पर एक छोटी सी वीडियो कुंजी भी देखिए, फिर कलेश वाला एपिसोड भी खोलेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी लोगों से मिले, उनका दर्द बांटा, लेकिन इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी को हादसा कहा, जिससे बीजेपी का सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना के मनोबल को तोड़ रहे हैं और पाकिस्तानी नैरेटिव को मजबूती दे रहे हैं। राजनीतिक टकराव पर यह न्यूज रील आप भी देखिए। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरियाज में शेलिंग हुई। पुंछ में जो हुआ वो एक त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी थी। एक्ट ऑफ टेरर को राहुल गांधी जी अब एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बता रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन देश को कटघरे में खड़ा करना ये अच्छा काम नहीं।
हालांकि कांग्रेस ने आज पीएम मोदी और राहुल गांधी पर एक तुलनात्मक पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक से गायब रहे और बिहार में चुनावी रैली करने गए। ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और सीज फायर पर सवाल उठाए, जबकि नरेंद्र मोदी ने सीज फायर मान लिया और पाकिस्तान के वादों पर भरोसा जताया। कुल मिलाकर वीकेंड के बावजूद कांग्रेस की राजनीतिक मेहनत में कोई कमी नहीं दिखी। राहुल गांधी की पुंछ यात्रा के बाद अब बात करते हैं नीति आयोग की उस महत्वपूर्ण बैठक की, जहां केवल नीतियों पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक सौजन्य और संवाद की मिसाल भी देखने को मिली। बैठक का माहौल इस बार कुछ अलग था, गर्मजोशी से भरा था, सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला था। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आए। एक वीडियो में प्रधानमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संवाद करते दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री की मुस्कान बहुत खास थी। वहीं तीसरी तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो रही आत्मीय बातचीत ने माहौल को और भी मानवीय बना दिया। इसी बीच जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीएम मोदी के पास पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से उनका हाथ थामा। सूत्रों के अनुसार इस अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की बात अभी बाकी है। वैसे ये एक सामान्य वाक्य नहीं था, ये उन राज्यों के साथ निरंतर संवाद और सहयोग की भावना को दर्शाता है जो देश की संघीय संरचना को जीवंत बनाए रखते हैं। उसी समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी वहीं मौजूद थे। इन दोनों नेताओं से पीएम मोदी की बातचीत काफी आत्मीय लग रही थी। हालांकि इन दोनों के साथ कुछ पलों की चर्चा के बाद केंद्र छत्तीसगढ़ बन गया। कुल मिलाकर आज की तस्वीर काफी सुखद थी। ये नेता एक दूसरे से मिलते हुए राजनीतिक कड़वाहट से दूर दिख रहे थे। इनके समर्थकों को भी ये तस्वीर देखकर ये समझना चाहिए कि हर वक्त राजनीतिक कड़वाहट ठीक नहीं होती है। ये तस्वीर उस गहराई की ओर इशारा कर रही थी कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में संवाद खुले दिल से भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को लेकर सरकार पर हमला किया और ये कहा कि जब सामाजिक सद्भाव खत्म किया जाएगा, आर्थिक विषमता होगी और विविधता मिटाने का प्रयास होगा तो फिर किस तरह का विकसित भारत होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि सत्ता में बैठे लोग अपने अनुचित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, मीडिया और संवैधानिक तथा वैधानिक परिधार को नष्ट कर देंगे तो ये किस प्रकार का विकसित भारत होगा। इसके बाद बीजेपी और सहयोगियों ने जयराम रमेश पर हमला किया। वे जयराम रमेश जो तुर्की पे एक शब्द बोल नहीं पाते हैं, माइक हटा देते हैं, उनको भारत के विकास पे, भारत के समृद्धि पे कैसे भरोसा होगा। दुनिया देख रहा है कि आज भारत जो है वो 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया। अब ऐसे लोग संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने संस्थाओं को गिरवी कर दिया। जयराम रमेश जी उत्तेजनात्मक, भावनात्मक और आपत्तिजनक बयान देने के लिए जाने जाते हैं। कल वो भगवान की एग्जिस्टेंस को लेकर के भी सवाल कर सकते हैं कि भगवान है या नहीं। और अब बात करते हैं कोरोना वाले उस खतरे की जो एक बार फिर लौट रहा है। सिंगापुर, थाईलैंड समेत कई देशों में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। भारत में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर कोरोना लौट आया है। इसका ज़रूरी अपडेट हमारे न्यूज़ मित्रों तक पहुंचाने के लिए हमने सवाल जवाब वाली एक कुंजी तैयार की है। दरअसल देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यूपी, दिल्ली, केरल और तेलंगाना समेत 11 राज्यों में कोविड-19 के नए केस आए हैं। हालांकि अब तक कोरोना के जो नए केस आए हैं उनमें ज़्यादातर मामलों में सामान्य लक्षण ही दिखाई दिए हैं। अभी तक किसी भी मामले में किसी गंभीर खतरे की पुष्टि नहीं हुई है। भारत में कोरोना के ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के JN.1 वेरिएंट से जुड़े हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के कुछ दूसरे सब वेरिएंट भी एक्टिव हैं। इस वेरिएंट में भी वही लक्षण दिख रहे हैं जो आमतौर पर कोरोना में दिखते हैं। जुकाम, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और उल्टी दस्त जैसे लक्षण ही दिखते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको ऐसी परेशानी हो तो क्या करें।
तुरंत कोविड-19 टेस्ट करवाएं, किसी डॉक्टर से सलाह लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। हालांकि इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट तेजी से फैल जरूर रहा है, लेकिन अभी तक किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आता, तब तक कोरोना के खतरे से भारत सेफ है। वैक्सीन की डोज लेने के बाद कोरोना का ज्यादा असर नहीं होगा, इसीलिए घबराने की नहीं, बस सचेत रहने की जरूरत है। कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसको मॉनिटर हमें करना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को मॉनिटर करना चाहिए कि कितना खतरनाक है। लेकिन ये बहुत ही नया नहीं है, 1-1.5 साल पुराना आ चुका है। कोविड को देखें तो 5 साल पुराना कोविड हो चुका है। जब शुरू में आया था नवंबर 2019 में वुहान से फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था, उस समय इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो हम कुछ भी कहते थे, संभावनाओं की बात करते थे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आज की डेट में इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है कि हम अब जो भी बात करेंगे एविडेंस की। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।